गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम मृदा निर्माण के बारे में चर्चा कर रहे थे। मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, मृदा किसे कहते हैं कि धरातल के ऊपर जो भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ के ऊपर जो असंगठित पदार्थों की जो पतली परत पाई जाती है, असंगठित पदार्थों की जो परत पाई जाती है, ऊपरी परत जो पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं ना, मृदा कहते हैं। मृदा निर्माण की हमने विभिन्न प्रोसेस की चर्चा की थी, किस प्रकार से अपक्षयकारी जो क्रियाएं होती हैं, अपक्षय जब चट्टानें अपने स्थान पर टूटती, उसके बाद जो अपरदनकारी कारक हैं क्या करते हैं, उन बिखरे हुए कणों को परिवहित करते हैं और परिवहित के बाद वो कण निक्षेपित होते हैं, निक्षेपित वो कण होते हैं और इस प्रकार क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। और यहाँ विभिन्न प्रकार से घास इत्यादि जब उगते हैं और जो पेड़ जो हवा के द्वारा बहाकर पेड़ और पक्षियों के द्वारा वहाँ पे बीज डाले जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर पौधे पनपते हैं, जिनकी जड़ें मिट्टी में अंदर तक जाती है और वहाँ से जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, बिल इत्यादि अपने आवास बनाने के लिए उस मिट्टी को बाहर लाते हैं और उस मृदा को उपजाऊ बनाने का कार्य, या हम कहेंगे कि मैच्योर परिपक्व बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, आज हम मृदा निर्माण को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं कि हाँ, मृदा निर्माण के जो प्रमुख कारक हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। कल भी हमने इनकी चर्चा की थी कि मृदा निर्माण के कारक प्रमुखतः 5 कारकों के विषय में पढ़ने वाले हैं। जलवायु, मूल पदार्थ, स्थलाकृति, जैविक क्रियाएं, कालावधि, जिसे हम समय की गणना के संदर्भ में समझते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं जलवायु की। देखो, जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है मृदा निर्माण से संबंधित। हम इन तथ्यों की बात करें तो प्रमुखतः यहाँ पे हम अपने बुक से देखेंगे तो यहाँ पे प्रमुखतः देखना बात प्रवणता, वर्षा, वाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि तथा आर्द्रता जलवायु में शामिल की गई है। कि प्रवणता, ढाल कितना है यहाँ पे, इसके साथ साथ प्रवणता से मतलब दाब से, उच्च दाब और निम्न दाब से मतलब यहाँ पे लिया जा रहा है कि निम्न दाब जहाँ पे होगा क्या होगा, वर्षा का वहाँ पे अनुकूल समय होगा, जहाँ पे उच्च दाब होगा वर्षा नहीं हो पाएगी, ऐसे कुछ कंडीशंस वहाँ पे ली जा रही है। वर्षा, वाष्पीकरण की बारंबारता, वर्षा कितनी बार हो रही है, ठीक है, वाष्पीकरण वहाँ पे कितने समय तक हो रहा है, उसकी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, उसकी अवधि कितने लंबे समय तक हो रहा है और आर्द्रता कितनी, इन सब पर निर्भर करता है मृदा का निर्माण। और तापक्रम में मौसमी व दैनिक भिन्नता, तापमान में, मौसम में क्या तापमान में भिन्नता हो रही, अगर एक ही प्रकार का तापमान रहेगा तो मृदा निर्माण होना संभव नहीं होगा। ठीक है, वाष्पीकरण की हम कहेंगे कि दर हमेशा ऊंची रहेगी तो मृदा निर्माण होना संभव नहीं होगा। अलग अलग प्रकार से हम बात करते हैं कि जलवायु कारक भी क्या करते हैं, मृदा निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरा कारक हम बात करते हैं मूल पदार्थ और शैल की। हमने मूल पदार्थ और शैल के विषय में अध्ययन भी किया था कि इस प्रकार से जो चट्टान है, चट्टानों की जो अपक्षयकारी क्रियाएं स्टार्ट होती है, उसके पश्चात क्या होता है, मृदा निर्माण की शुरुआत होती है। यानी मूल पदार्थ और शैल का मृदा निर्माण के लिए होना आवश्यक है। तो मूल पदार्थ में मूल शैल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मूल शैल कोई भी तटस्थ स्थान या उसी स्थान पर अपक्षित शैल मलबा लाए गए निक्षेप से हो सकता है। तो हमने चर्चा की चट्टान में इस प्रकार से जब अपक्षय होता है और फिर जब ये अपक्षय होने के बाद मृदा का जहाँ पे निक्षेपण होता है, मृदा जो परिवहित होकर आगे स्थान पर जाती है, इस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण गठन, संरचना तथा शैल निक्षेप के खनिज तथा रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। और मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति, तो मुख्यतः यहाँ पे क्या है, अपक्षय की प्रकृतियों में उसकी दर तथा आवरण की गहराई प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, यहाँ पे अपक्षय की प्रवृत्ति की हम बात करते हैं कि अपक्षय की प्रकृति कितनी है, उसकी दर कितनी तेज है और आवरण की जो यहाँ कहेंगे चट्टान का जो आवरण है उसकी हम गहराई तक की चर्चा करते हैं। तो समान आधार शैल पर मृदाओं में अंतर हो सकता है। तो समान आधार पर अगर शैल है तो उससे बनने वाली मृदा में क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है। असमान आधार की मृदाएं समान हो सकती है। तो विभिन्न प्रकार से, ऐसा नहीं कि सेम प्रकार एक ही प्रकार के शैल है तो मृदा निर्माण एक ही प्रकार से होगा, क्योंकि यहाँ पे अपरदनकारी कारक और अपरदनकारी कारक और विभिन्न प्रकार से हम जो निक्षेपण की प्रक्रिया की बात करते हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, जब मृदाएं नई तथा परिपक्व नहीं होती है तो मृदा एवं मूल शैलों के प्रकार में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ चूना क्षेत्रों में भी यह अपक्षय प्रक्रियाएं विशिष्ट एवं विचित्र होती है। मिट्टियां मूल शैल से संबंध दर्शाती है। तो कुल मिला के हमें क्या पता लगता है कि मिट्टियां मूल शैल से संबंध दर्शाती है कि जहां पे मिट्टी होगी हमें इस चट्टान पे, जैसे मिट्टी का परिवहन होकर जब मिट्टी यहाँ पे निक्षेपित होगी तो हमें क्या पता लगता है, इसमें जो विशेषताएं होंगी वो इस चट्टान से क्या होगी, विशेषताएं क्या होगी, इससे मैच करेगी,
इसके समान यहाँ पे विशेषताएं पाई जाएगी। तो सर्वप्रथम हमने जो चर्चा की कि मूल पदार्थ या जो सेल है मृदा निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु के विषय में हमने चर्चा की कि जलवायु भी क्या कर रहा है, मृदा निर्माण के लिए हेल्पफुल व सहायक है। फिर हम विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों और उच्चावचों की हम चर्चा करते हैं। स्थलाकृतियों और उच्चावचों की हम बात करते हैं। उच्चावच क्या होता है ना, उच्चावच की अगर हम बात करें विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां बनती है, ठीक है, जैसे कि पर्वतीय भाग है, इस प्रकार से ऊंचा उठा हुआ भाग जिसे हम पठार कहते हैं, समतल भाग है जिसे हम मैदान कहते हैं, गहरे कहते हैं। तो पर्वत, पठार, मैदान इस प्रकार से धरातल के साना, ऊबड़ खाबड़ सा, और इन्हें हम क्या कर सकते हैं, एक शब्द में उच्चावच कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का जो निर्माण होता है उसमें भी, या स्थलाकृतियों के निर्माण के समय में मृदा का निर्माण यहाँ पे होता है। तो मूल सेल की भांति स्थलाकृति एक दूसरा कारक है मृदा निर्माण के लिए। स्थलाकृति मूल सेल के अनाच्छादन, जब मूल सेल का क्या होता है ना, अनाच्छादन हो जाता है, आच्छादन या अनावर्त होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती स्थलाकृति धरातलीय उपसतही अपवाह की प्रक्रिया को मूल सेल के संबंध में भी प्रभावित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ हम तथ्य पढ़ रहे हैं कि ये स्थलाकृतियां या जो विभिन्न प्रकार के उच्चावच बनने का जो क्रम होता है, और उनमें उच्चावच बनने के पश्चात यहाँ पर जो प्रदनकारी कारक, निक्षेपणकारी कारक जो कार्य करते हैं, जिससे भी मृदा निर्माण होता है। तो तीव्र ढालों पर मृदा छिछली एवं सपाट, अब जहाँ पे स्थलाकृतियां तीव्र ढाल वाली होती हैं तो वहां पर क्या होगा, मृदा छिछली सपाट, उच्च क्षेत्रों में गहरी और मोटी होती है। निम्न ढालों में जहाँ अपरदन क्या होता है, बिल्कुल धीरे होता है, जल का परिश्रवण अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं निम्न ढालों में मृदा निर्माण के लिए, जब स्थलाकृतियां इस प्रकार की जहाँ पे ढाल निम्न है तो मृदा निर्माण के लिए वहां पे अनुकूल होता है। ठीक है, सपाट समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी के मोटे स्तर का विकास हो सकता है, और वहां पे सपाट क्षेत्र है ना, मैदानी क्षेत्र, तो वहां पर चीका मिट्टी का विकास होने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रण के साथ मिट्टी का रंग भी गहरा काला हो सकता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में जैव पदार्थों का एकत्रण होगा और मिट्टी का रंग गहरा काला भी यहाँ पर हो सकता है। मध्य अक्षांशों में दक्षिणोन्मुख सूर्य की किरणों, मध्य अक्षांशों की हम बात करते हैं, मध्य अक्षांश होंगे 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री, 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री जो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मध्य अक्षांश कहते हैं। तो यहाँ की हम बात करते हैं कि सूर्य की किरणों से अनावृत ढालों की वनस्पति और मृदा की दशा भिन्न होती है। और उत्तरोन्मुख की हम बात करते हैं, उत्तरोन्मुख वहां पे क्या होगा, क्योंकि सूर्य किरणें नहीं पहुंच पाएगी, जो ठंडे नम दशाओं वाले क्षेत्र होंगे तो वहां पर अन्य अलग प्रकार की मिट्टी वहां पर मिलेगी। यानी कि सूर्य की किरणों का जो प्रभाव स्थलाकृतियों पर पड़ रहा है, वहां से भी मृदा निर्माण को प्रभावित कर रहे हैं। फिर हम जैविक प्रक्रियाओं की बात करते हैं कि जैविक क्रियाएं भी कहीं ना कहीं क्या करती है, मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। और मृदा की परिपक्वता के लिए तो जैविक क्रियाओं का होना क्या है ना, बहुत हम कहेंगे आवश्यक है। मृदा का उपजाऊपन जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप ही अधिक हो पाता है। तो वनस्पति आवरण एवं जीव को मूल पदार्थों पर प्रारंभ तथा बाद में विद्यमान रहते हैं। मृदा में जैव पदार्थ नमी की धारण क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। ठीक है, मृत पौधे मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ हुमस प्रदान करते हैं। जब मृदा में विभिन्न प्रकार से पौधे मृत हो जाते हैं, सूखकर वहीं गिर जाते हैं, तो क्या होते हैं, वहां पर हुमस बढ़ेगी। ठीक है, जब कुछ जैविक अम्ल जो हुमस बनाने की अवधि में निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के विनियोजन में सहायक होते हैं। इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं कि जैविक क्रियाएं, ये उदाहरण हमने लिया, और भी बहुत से उदाहरण है, लेकिन हमें इससे क्या पता लगता है कि विभिन्न जो ये जैविक प्रक्रियाएं हैं, ये मृदा निर्माण के लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायी होती हैं। वही हम बात करते हैं इसमें चींटी, दीमक, केंचुए, कृंतक आदि कीटों का महत्व अभियांत्रिकी सा होता है। ये यहाँ पे मृदा के उपजाऊपन के लिए, परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होते हैं, मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। ये क्या करते हैं, बार बार मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। केंचुए मिट्टी खाते हैं, उनके शरीर से निकलने वाले मिट्टी का गठन रसायन परिवर्तित होता जाता है। अंत में जो लाइनें लिखी हुई है, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि विभिन्न प्रकार की जो मृदा में जैविक क्रियाएं हो रही है, उससे मृदा को परिपक्व बना रही है। कालावधि की हम चर्चा करें, समय की बात करते हैं, कालावधि की, ठीक है, टाइम की बात करते हैं। ये मृदा निर्माण ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में ही हो गया, इसमें क्या लगता है, बहुत समय लगता है। अपक्षय से लेकर परिवहन से लेकर निक्षेपणकारी क्रियाएं और जैविक क्रियाएं जब तक होती है, मृदा की परिपक्वता आती है, इसमें क्या होता है, निश्चित समय हम नहीं कह सकते, एक लंबा पीरियड समय का यहाँ पर होता है। मृदा निर्माण में प्रक्रियाओं में प्रचलन में लगने वाला काल की अवधि मृदा की परिपक्वता, उसके पार्श्विका, उसमें जो प्रोफाइल है, उसके जो स्तर है बनाने के विकास का निर्धारण करती है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे काल तक पार्श्विका विकास करते हुए कार्यरत रहती हैं। ठीक है, थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी से
विकसित मृदाएं तरुण मानी जाती हैं, उनमें संस्तर का अभाव होता है। देखो अगर कम समय में मृदा निर्मित होती है तो क्या होगा, तो मृदा में भी क्या होता है ना, विभिन्न प्रकार से लेयर का निर्माण होता है। तो कम समय में निर्माण होगा तो यहाँ पे लेयर क्या होगी ना, कम होगी, और उपजाऊपन की कम, यहाँ पे उपजाऊपन भी कम रह पाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर क्या हो रहा है, लंबे समय मृदा निर्माण हो रहा है तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पे परिच्छेदिका संस्तर बनेंगे और मृदा का निर्माण, हम कहेंगे मृदा का निर्माण अच्छे से यहाँ पे हो पाएगा। तो एक लंबे समय तक जो लंबे समय या हम कहेंगे कि समय के अनुसार भी मृदा का निर्माण होता है। कालाव देखिए हम बात करते हैं कि ऐसा कारक है, समय ऐसा कारक है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। इस प्रकार हमने 5 ये मृदा निर्माण के कारक पढ़े। ये पांचों के पांच जो कारक क्या कर रहे हैं, मृदा निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं या मृदा निर्माण को प्रभावित कर रहे हैं।